Students, in previous class we have discussed about the differentiability, continuity and limit of a complex valued function. And in this lecture we have discussed on topic analytic function. That what is analytic function, how can we find analytic function and that all. First, analytic function क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन या फिर एनालिटिक फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? देखो लिख रखा है हमें, इफ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड हैज यूनिक डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ रीजन आर। इफ अगर कोई भी रीजन आर है, इसके हर एक पॉइंट पे, इस रीजन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन यूनिक डेरिवेटिव रखे। यूनिक डेरिवेटिव मीन्स एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, देन वी से आवर फंक्शन एफ इज एनालिटिक ओवर रीजन आर। एनालिटिक ओवर रीजन आर। और अगर हम बात करें कि किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं, मतलब वी वांट टू चेक दैट ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक और नॉट एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। तो एक पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक कब बोलेंगे? फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ, कब? इफ देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड, या फिर यूं बोल दो देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल रीजन इन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट जेड। इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ जेड नोट such that at every point of this neighborhood function is differentiable, then we say f is एनालिटिक एट पॉइंट जेड नोट। मतलब कि जेड नोट के नियर बाई एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन हमें मिल जाए जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जेड नोट पे अपना एनालिटिक होगा। ठीक है, ये एनालिटिक की डेफिनेशन थी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो देखो ये होती है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक। ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों आ जाते हैं। इफ एंड ओनली फर्स्ट दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट देखो हम लिखते हैं, अगर मान लो हमने एफ को इस तरह डिफाइन किया कि f इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो फर्स्ट कंडीशन होगी अपनी कि डेल यू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स कर्ल यू बाई कर्ल वाई कर्ल वी बाई कर्ल एक्स एंड कर्ल वी बाई कर्ल वाई ऑल आर एग्जिस्टिंग एंड कॉन्टिन्यूअस। ये सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और कैसे होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है अपनी सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन मीन्स ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx, that is known as CR equation, Cauchy-Riemann equation। ठीक है, अब अगर कोई भी फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, फर्स्ट ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूअस हो, सेकंड कंडीशन वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम बता देंगे कि फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन ए रीजन और एट ए पॉइंट। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन ड्रॉप कर देगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर कोई फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर कोई फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन अपना एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी हम पढ़ना चाहेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि लेट फंक्शन f इज एनालिटिक। हमने मान लिया कि अपना फंक्शन f इज एनालिटिक, तो f इज एनालिटिक, तो एनालिटिक है तो हमने क्या दिखाना पड़ेगा? अभी हमें दिखाना पड़ेगा कि दो कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एनालिटिक इन रीजन आर। ठीक, हमने रीजन आर से कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाए, लेट जेड नोट बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड वी से दैट f इज एनालिटिक एट जेड नोट, और इस पे वो दोनों कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे। जेड नोट की बजाय अगर हम जेड ले लें तो और भी ठीक रहेगा, थोड़ा सा जेड ले लिया हमने। ठीक है,
अब आगे करते हैं। तो भाई अब फंक्शन एनालिटिक है इस रीजन में, इसका मतलब फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन क्या होती है कि लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड। मीन्स ये लिमिट अपनी एग्जिस्ट करेगी एंड एग्जिस्ट यूनिकली। दिस इज द कंडीशन फॉर। तो अब हम एफ ऑफ जेड, जैसे यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। दूसरी टर्म हमने यहाँ पे लिखी डेल्टा जेड। डेल्टा जेड को हमने मान लिया भाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के इक्वल, मीन चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई के इक्वल। अब हम लिखना चाहते हैं एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड किसके इक्वल होगा, तो सम चेंज इन यू एंड वी में भी चेंज होगा अगर जेड में चेंज करेंगे। हमने मान लिया यू में पर्टिकुलर चेंज है अपना डेल्टा यू, प्लस आयोटा वी में चेंज मान लिया हमने डेल्टा वी। ठीक, तो ये डेल्टा जेड लिख दिया, एफ जेड लिख दिया, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड लिख दिया। अब जो कंडीशन हमने पहले मानी थी उससे आगे चलते हैं। हमने क्या माना था कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड एग्जिस्ट यूनिकली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, जो वैल्यू अब हमने लिखी थी एग्जिस्ट यूनिकली। तो क्या क्या वैल्यू वो रखो भाई, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी थी अपनी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब भाई एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड ये किसके इक्वल हो जाएगा, यू प्लस डेल यू प्लस आयोटा डेल वी प्लस डेल वी माइनस एफ ऑफ जेड, वो कितना होगा यू प्लस आयोटा वी को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। डेल्टा जेड किसके इक्वल अपना डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं हम। तो इससे आगे हो जाएगा भैया इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। और डेल्टा जेड में कौन कौन सी वैल्यू थी अपनी, डेल्टा जेड में डेल एक्स और डेल वाई। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल एक्स कोमा डेल वाई टेंस टू, यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो कोमा जीरो, और यहाँ वैल्यू क्या रहेंगे अपनी। अच्छा, हमने क्या किया है u और आयोटा v को तो एक साथ इकट्ठा कर लिया, तो u प्लस आयोटा v प्लस इसके अलावा क्या बच जाएगा डेल u प्लस आयोटा डेल v, और माइनस में क्या रहेगा अपना u प्लस आयोटा v। और डिवाइड में इसी तरह अपना क्या रह जाता, डिवाइड में हो जाता अपना डेल्टा x प्लस आयोटा डेल y। तो फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कितना होगा लिमिट डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो, और ऊपर अपना हो गया था u प्लस आयोटा v प्लस डेल u प्लस आयोटा डेल v एंड माइनस u प्लस आयोटा v। अब u प्लस आयोटा v से u प्लस आयोटा v कट जाएगा, बच क्या गया यहाँ पे बच गया भाई लिमिट सेम ये जो था डेल एक्स कोमा डेल वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो, और साथ में बच गया अपना डेल u प्लस आयोटा आयोटा डेल v डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है तो मीन्स कोई भी पाथ हम सेलेक्ट करेंगे हर एक पाथ के अलोंग लिमिट सेम आएगी, क्योंकि एग्जिस्ट यूनिकली। तो हमने ले लिया लेट वी आर कंक्लूडिंग दिस लिमिट अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे डेल वाई चेंज इन वाई तो जीरो ही हो जाएगा, तो चेंज इन वाई बिकम्स जीरो। तो वो लिमिट अपनी थी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो बच जाएगा सिर्फ, और ऊपर था अपना डेल यू प्लस आयोटा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई था, और डेल वाई की वैल्यू होगी जीरो। तो इसको हम डेल एक्स को जीरो लिखें, मतलब पहले इस लिमिट को अगर दोनों के नीचे अलग अलग लिखूं मैं, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक तो बन जाएगा चेंज इन यू डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, प्लस आयोटा कांस्टेंट होता है इसको अलग लिख दिया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है,
तो चेंज इन u डिवाइडेड बाई चेंज इन x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये अपने पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। तो इससे आगे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये किसके इक्वल लिख सकता हूँ? इट इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल x प्लस आयोटा कर्ल v बाई कर्ल x। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? हमने दिखा दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल की कंडीशन से हमने सोल्व करके दिखा दिया यहाँ पे कि अपना एफ डैश जेड जो शुरू में इसके इक्वल लिया था वो किसके इक्वल आ गया? यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स नहीं, आयोटा वी एक्स। ठीक है, वी वाई नहीं, यहाँ पे वी एक्स आएगा, वी एक्स। ठीक, अब हम दूसरा पाथ लेते हैं। दूसरा पाथ अगर हम मान के चलें अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में अपना सेम इसी तरह चलोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे, और फिर दोबारा से लिमिट कंक्लूड कैलकुलेट करके देखोगे तो फिर जो लिमिट आएगी मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्टेप करके देखना दोबारा से एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो कैलकुलेट करोगे तो एफ डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा यू वाई प्लस वी वाई, क्योंकि उसमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। अच्छा, हमने लिखा था कि ये एनालिटिक है तो ये दोनों लिमिट सेम आएंगी भी, मतलब दोनों डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो सेम आएगी। तो यहाँ से अगर हम इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, एंड इस और इस पार्ट को इक्वेट करेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई, एंड विच इज आवर सी आर इक्वेशंस। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये अंडरस्टूड है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो हुआ ही होगा, तो पहली कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया? इफ फंक्शन इज एनालिटिक देन इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन एंड फर्स्ट कंडीशन ऑल्सो। अब कन्वर्स पार्ट अगर इसका हम डिस्कस करें, दैट इज इफ फंक्शन सेटिस्फाई बोथ कंडीशन देन फंक्शन इज ऑल्सो एनालिटिक। तो इसमें एक छोटी सी थ्योरम का यूज करेंगे हम, वो है अपनी टेलर थ्योरम। तो एक बार यहाँ पे देख लेना, सेम स्टेप से चलेंगे दोबारा भी हम। तो सेम स्टेप का अगर यूज करें तो भाई हमने अब की बार दिखाना है कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड एग्जिस्ट यूनिकली। पिछली बार ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, अब की बार हमने ये शो करना कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो भाई हम इस वाले पार्ट पे एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड पे टेलर थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, इट इज इक्वल टू एफ जेड प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा जेड किस किस की वैल्यू है? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो डेल्टा एक्स यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा वाई यू वाई प्लस आयोटा वी वाई। बस इतना स्टेप लिखेंगे हम, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम। ठीक है, और एफ जेड की वैल्यू हमें पता ही है, तो इस एफ जेड को उस साइड ले जाएंगे, माइनस एफ जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया अपनी एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ गई अपनी भाई डेल्टा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल यू बाई डेल वाई मीन्स यू वाई प्लस वी वाई। ठीक है, प्लस वी वाई। अब हम इस पे आइलर थ्योरम लगाना, आइलर थ्योरम नहीं, सीआर इक्वेशंस लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है अपना भी, तो इसको तो हम रखेंगे सेम, और हमने वी वाई को किसके इक्वल रख दिया? वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई को माइनस वी एक्स और वी वाई को यू एक्स के इक्वल रख दिया। ये कंडीशन बनेगी अपनी, तो यहाँ पे ये दो कंडीशन हम लगाना चाहते हैं अभी। तो ये चेंज हो जाएगा अपना, अब की बार बन जाएगा अपना इस साइड जो जिसको हम एफ डैश जेड बोलते हैं, बोलेंगे लास्ट में जाके, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, और उस वाले पार्ट पे दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने लगा दिया अब अपनी सी आर इक्वेशन। तो वी यू
वहां पे था यू वाई, तो उसकी जगह बन जाएगा माइनस वी एक्स। यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स प्लस, और दूसरा पार्ट था अपना वी वाई की जगह कितना आ जाएगा यू एक्स। ठीक, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। आयोटा स्क्वायर लिख लिया और आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज प्लस इस वाले पार्ट से अगर हमने आयोटा कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा आयोटा डेल वाई इंटू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, सेम वैल्यू बन गई। अब हम यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो दूसरी साइड वैल्यू थी अपनी एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, इसकी वैल्यू अपनी बन जाएगी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स इंटू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई दैट इज डेल जेड। तो अब दोनों साइड से अगर डेल जेड से डिवाइड करूंगा मैं, तो डेल जेड कट जाएगा, वैल्यू कितनी बच जाएगी अपनी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपनी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। तो अब डिफरेंशिएशन अगर एग्जिस्ट करता है तो देयरफॉर फंक्शन इज differentiable, and if function is differentiable at any point therefore function is analytic। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद अपनी हार्मोनिक, नेक्स्ट अपनी हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई, मान लिया एफ फाई इज इक्वल फाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स कोमा वाई, देन वी से फाई इज हार्मोनिक फंक्शन इफ 2 time differentiation of phi with respect to x plus 2 time differentiation of phi with respect to y is equal to 0, then we say phi function is harmonic function। उसके बाद अभी अपना जो हम अपना एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है अपना एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। यहाँ पे u एंड v मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शन मींस टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x and two time differentiation of u with respect to y must be equal to 0, and similarly for v, that is two time of v with respect to x plus two time of v with respect to y is equal to 0। इसका प्रूफ है, देख लेना, यहाँ पे प्रूफ हमने लिख रखे हैं। उसके बाद है अपना किसी फंक्शन को नॉट एनालिटिक दिखाने की कंडीशन, यहाँ पे लिख रखे सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू रूट एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन इवन दो इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन। अब अगर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है फिर भी एनालिटिक फंक्शन नहीं बना, इसका मतलब ये 0,0 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले दिखा देंगे कि ये फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, और फिर 0,0 पे इसका डिफरेंशिएशन नॉट एग्जिस्ट करता दिखा देंगे। अब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता मतलब हम लिमिट डज नॉट, ये वाली लिमिट डजंट एग्जिस्ट का केस दिखा देंगे। और ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब दो पाथ ऐसे मिल जाएं जिनके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग लिमिट है, तो देन वी कैन से दैट फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद अपना एनालिटिक फंक्शन किस तरह निकालेंगे, अगर रियल पार्ट दे दे या इमेजिनरी पार्ट दे दे तो उसकी हेल्प से एनालिटिक फंक्शन किस तरह निकालेंगे, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस। यहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है, तो ये सी आर इक्वेशन का यूज करके हम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे u की वैल्यू अपनी u इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू एक्स कोस 2y माइनस वाई साइन 2y, ये अपनी u की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है सी आर इक्वेशन से यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है वी वाई की, और यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये दो कंडीशन जरूर से जरूर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे यू एक्स निकाल देंगे, यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे निकाल रखे। ठीक है, फिर उसके बाद u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे ना कैसे करके हमने u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि u तो दे ही रखे हमें, ये निकाल दिया अभी। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल है वी वाई के। वी वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो u x आएगा
जैसे अब यू एक्स की वैल्यू निकाली, उसको हमने वी वाई के इक्वल रख दिया, तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अपनी? वी वाई हो जाएगा अपना e की पावर 2x, जो यू एक्स का यू का डिफरेंशिएशन आया था एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू 2x कोस 2y माइनस 2y साइन 2y प्लस कोस 2y। ठीक है, ये अपना हो जाएगा वी वाई। अब हमने वी वाई से v निकालना है, तो हम क्या करें, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो वी वाई आया है, इसका ई वाई के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपना आ जाएगा v, सिर्फ v। खास बात क्या रहेगी, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट की टर्म आती है वो कांस्टेंट ना आके फंक्शन ऑफ x आएगी। फंक्शन ऑफ x क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y था, तो इंटीग्रेशन करते टाइम कांस्टेंट जो आएगा वो इससे दूसरा वेरिएबल जो है उसका आएगा। तो y से दूसरा वेरिएबल कौन सा बच गया अपना? x, तो उसका कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमने इंटीग्रेशन करके अभी दिखा रखे हैं, v का इंटीग्रेशन किया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कुछ लास्ट स्टेप में। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन थी यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, इसका यूज कर लिया हमने यहाँ से। दूसरी कंडीशन है कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब u भी है अपने पास, v हमने जैसे तैसे करके निकाल दिया, तो इसमें v में एक फंक्शन ऑफ x आया होगा, फाई एक्स जैसे ये लिख रखे हैं, इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी बस। तो हम क्या करें, v का तो डिफरेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में, और u का डिफरेंशिएशन कर दें y के रिस्पेक्ट में, और दोनों को इक्वेट करके जो कांस्टेंट फंक्शन था अपना फाई एक्स, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखे हैं हमने, कुछ तरीका भी लगा रखे हैं, ये दोनों इक्वेट किए तो फाई डैश एक्स की वैल्यू आ गई अपनी जीरो। देखो यहाँ पे, तो फाई डैश एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो फाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाई डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन करा तो वो कितना आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके हमने v भी निकाल दिया, तो u था v आ गया, दोनों को इस फॉर्म में अगर लिख दूंगा मैं, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, तो अपना एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा। तो अब एनालिटिक फंक्शन तो आ जाएगा, एक छोटी सी बात और है यहाँ से। अब फंक्शन इस साइड तो z में डिफाइन कर रखे हैं हमने, और दूसरी साइड फंक्शन आ गया x और y में, समझ रहे हो? तो इसके लिए हमने मिलिन थॉमसन मेथड पढ़ा है। वो क्या बताता है कि जैसे ही इंटीग्रेशन करके u और v की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम x को तो कन्वर्ट कर देंगे z में, और y की जगह रख देंगे जीरो, तो जो वैल्यू आएगी वो z की फॉर्म में आ जाएगी, और उसको हम एफ जेड बोल देंगे। ठीक है, ये मिलिन थॉमसन मेथड भी हम उस पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन है मिलिन थॉमसन मेथड से, ये जरूर करके देखना। एक ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे u माइनस वी की वैल्यू दे रखी, ना u की दे रखी ना v की दे रखी, तो हम थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और ऐड करेंगे। वो क्या भाई, एफ जेड अपना u प्लस आयोटा v के इक्वल होता है, जी बिल्कुल होता है। और आयोटा एफ जेड किसके इक्वल होगा? वो होगा आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वेयर, दैट इज -1, तो -v। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? वो बन जाएगा अपना u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। और इस u माइनस वी को मैं कैपिटल U नाम दे दूं, प्लस आयोटा u प्लस वी को मैं कैपिटल V नाम दे दूं। तो अब हम जैसे यहाँ पे u माइनस वी की वैल्यू दे रखी, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमें u माइनस वी की। ठीक है, तो उसका यूज किस तरह करेंगे? u माइनस वी दे रखा है, मीन्स इस फंक्शन के लिए हमें कैपिटल U की वैल्यू दे रखी है, तो पीछे वाला ही मेथड लगा के हम कैपिटल V की वैल्यू भी निकाल देंगे भी, और वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो उसके बाद अपना जो वैल्यू आई वो किसकी आ जाएगी? सोल्व करने के बाद अपना फंक्शन आ जाएगा एफ जेड प्लस आयोटा इंटू एफ जेड इज इक्वल टू यू की वैल्यू निकाल देंगे, यू की तो दे ही रखी है, और वी की हम अपने मेथड से निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये तो कौन सा फंक्शन आया अपना? एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड आया, लेकिन हमें चाहिए एफ जेड, तो यहाँ से एफ जेड कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो सिर्फ एफ जेड चाहिए, तो 1 प्लस आयोटा दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा।
तो ये स्टेप थोड़ा सा एक एडिशनल हो जाएगा इस। ठीक है, ये था एनालिटिक फंक्शंस की डिस्कशन। अब अभी पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन, ये सी आर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एक एक एग्जांपल बहुत जरूरी है। सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक। पढ़ के देखना, इसके साथ ही अपनी यूनिट खत्म हो जाती है।